क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो अचानक हैंग होने लगा हो? ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर एप्लीकेशन धीरे-धीरे खुलते हैं, मेमोरी फुल हो गई है और स्क्रीन पर बार-बार एरर मैसेज आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे इस कंप्यूटर के सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी आपके मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के बारे में। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप अपने दिमाग को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे और इसे ऑप्टिमाइज करने के आसान तरीके जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये है क्या। पहले मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना आम नहीं था। ऐसा माना जाता था कि यह कोई दूर की बात है और इसका संबंध केवल गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों से है। लेकिन आज हम समझते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है। ये तनाव से निपटने की हमारी क्षमता है, जीवन का आनंद लेना, रिश्ते बनाना और अपनी क्षमताओं को साकार करना है। वहीं संज्ञानात्मक स्वास्थ्य हमारे दिमाग की तेजी, हमारी याददाश्त, एकाग्रता और नई चीजें सीखने की क्षमता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये आपस में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आइए अपने दिमाग की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तैयार हैं? सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह है आपके दिमाग और आपके शरीर के बीच का अटूट संबंध। ये दो अलग अलग इकाई नहीं है, बल्कि एक ही जटिल प्रणाली है जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जब आपको जुकाम हो जाता है और बुखार होता है, क्या आपको काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है? बिल्कुल। विचार उलझ जाते हैं, मूड खराब रहता है और बस लेटे रहने का मन करता है। आपकी शारीरिक स्थिति सीधे तौर पर आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब जरा दूसरी तरफ से देखते हैं। क्या आपको कभी किसी खास घटना से पहले पेट में अजीब सी घबराहट या हलचल महसूस हुई है? या एक थका देने वाले तनावपूर्ण दिन के बाद सिर दर्द? यह आपका दिमाग ही है जो शरीर को संकेत भेजता है। तनाव, चिंता, डर, इन सभी भावनाओं के पूरी तरह से वास्तविक शारीरिक लक्षण होते हैं। इस संबंध को एक व्यस्त दोतरफा हाईवे की तरह समझ सकते हैं। इस पर लगातार संकेत दौड़ते रहते हैं, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका वेग। आपका दिमाग लगातार शरीर की सुनता है और शरीर आपकी हर सोच और भावना पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक निरंतर संवाद है। यही कारण है कि शरीर को नजरअंदाज करते हुए केवल दिमाग को ठीक करने की कोशिश करना व्यर्थ है, और इसका उल्टा भी। इस मूलभूत संबंध को समझना हमारा पहला कदम है। यह अपनी समग्र स्थिति को संभालना सीखने की चाबी है, न कि केवल अलग अलग लक्षणों से लड़ना। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही प्रचलित धारणा या कहिए मिथक की बात करते हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। आपने ये बात यकीनन कई बार सुनी होगी, शायद चाय के कपों पर लिखी देखी होगी या सोशल मीडिया पर भी पढ़ी होगी। बस सकारात्मक सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सुनने में कितना आसान और लुभावना लगता है ना? लेकिन अफसोस, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ये सबसे हानिकारक गलतफहमियों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। आप बस उसके पास खड़े होकर यह तो नहीं कहेंगे, चलो गाड़ी सकारात्मक सोचो, स्टार्ट हो जाओ। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात होगी, है ना? आप क्या करेंगे? आप बोनट खोलेंगे, समस्या का पता लगाने की कोशिश करेंगे, या गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाएंगे जिसे पता है कि क्या करना है। हमारे दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी समस्याएं सिर्फ खराब मूड से कहीं ज्यादा गहरी होती है। यह रासायनिक असंतुलन हो सकता है, लंबे समय तक तनाव का परिणाम हो सकता है, या गहरी जड़ें जमा चुकी नकारात्मक सोचने की आदतें हो सकती हैं जो सालों से बनी हुई है। सकारात्मक सोच एक बेहतरीन उपकरण है, इसमें कोई शक नहीं। ये आपकी गाड़ी की चमक दमक और साफ सुथरे अंदरूनी हिस्से जैसा है। यह सफर को ज्यादा सुखद बनाता है। लेकिन अगर इंजन ही खराब है, तो कोई भी चमक दमक या सफाई गाड़ी को चला नहीं सकती। किसी गंभीर समस्या को सिर्फ सकारात्मक बातों या ऑफर्मेशंस से छुपाने की कोशिश करना, डैशबोर्ड पर जल रही चेक इंजन लाइट को टेप से ढकने जैसा है। इससे समस्या कहीं नहीं जाएगी,
बल्कि समय के साथ और भी बदतर होती जाएगी। आइए बात करते हैं एक ऐसे सवाल पर जो सदियों से बहस का विषय रहा है। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीन्स या हमारी जीवन शैली? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके परिवार में डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर के मामले रहे हैं तो वे भी खुद को किस्मत का मारा समझते हैं, जैसे उन पर जन्म से पहले ही कोई मुहर लगा दी गई हो और इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, आनुवंशिकी जेनेटिक्स की अपनी एक भूमिका जरूर है। यह मान लीजिए कि जिंदगी नाम के इस खेल की शुरुआत में जीन्स हमें पत्ते कार्ड बांटते हैं। किसी को मजबूत पत्ते मिलते हैं, जैसे जन्मजात तनाव से लड़ने की क्षमता और आशावाद, और किसी किसी को कमजोर पत्ते, जैसे चिंता या बेचैनी की प्रवृत्ति। और यह एक सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मगर सबसे अहम बात यह है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको जो पत्ते मिले हैं वे सिर्फ शुरुआती स्थिति है। आपकी जीवन शैली यह तय करती है कि आप इन पत्तों से कैसे खेलते हैं। यही आपकी रणनीति है। हो सकता है आपके पास सबसे अच्छे पत्ते न हो, लेकिन अगर आप एक समझदार और चौकस खिलाड़ी हैं तो भी आप बाजी जीत सकते हैं। इसके विपरीत आपके हाथ में रॉयल फ्लश जैसा मजबूत पत्तों का सेट हो सकता है, लेकिन अगर आप लापरवाही से खेलते हैं तो सब कुछ हार सकते हैं। आपकी रोजमर्रा की आदतें, नींद, खानपान, शारीरिक गतिविधि और आप तनाव से कैसे निपटते हैं, यही इस खेल में आपकी चालें हैं। और अंततः यही आदतें शुरुआती पत्तों की तुलना में परिणाम को कहीं ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो आप अपनी आनुवंशिकी के बंधक नहीं हैं, आप एक खिलाड़ी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे दिमाग के सबसे बड़े दुश्मनों की, और इनमें सबसे पहला जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए वो है क्रोनिक स्ट्रेस। मेरी बात को गलत मत समझिएगा। हर तरह का तनाव बुरा नहीं होता। अल्पकालिक तनाव, जैसे किसी परीक्षा से पहले या किसी जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले का दबाव, तो कभी कभी फायदेमंद भी हो सकता है। ये हमें सक्रिय करता है, हमारे दिमाग को तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे शरीर के लिए एक छोटी दौड़ या स्प्रिंट जैसा है। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस, ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। जरा कल्पना कीजिए, आपके घर में आग का अलार्म बज गया। अगर वाकई आग लगी हो तो ये बहुत काम की चीज है। लेकिन क्या होगा अगर ये बिना रुके बजता रहे, दिन रात, हफ्ते दर हफ्ते? आप ना ठीक से सो पाएंगे, न काम कर पाएंगे, और न ही चैन से जी पाएंगे। आप हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी में रहेंगे। ठीक ऐसा ही क्रोनिक स्ट्रेस आपके शरीर के साथ करता है। ये आपके शरीर के अंदर के अलार्म सिस्टम, यानी फाइट एयर फ्लाइट रिस्पॉन्स को बिना रुके चालू रखता है। आपका शरीर लगातार स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल पैदा करता रहता है, ऐसी खतरे की तैयारी में जो असल में होता ही नहीं है। और कोर्टिसोल का ये लगातार बढ़ा हुआ स्तर आपके दिमाग की ऊर्जा को सचमुच खत्म कर देता है। ये आपकी याददाश्त कमजोर करता है, सही फैसले लेने में रुकावट डालता है, और उसी ब्रेन फॉग की स्थिति पैदा करता है। ये सिर्फ थकान महसूस होना नहीं है, ये तो हमारी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का असली और गंभीर रूप से थक जाना है। तनाव के ठीक बाद आता है उसका सबसे वफादार साथी, नींद की कमी। हम अक्सर नींद को ऐसी चीज मान लेते हैं जिसकी कुर्बानी दी जा सकती है। प्रोजेक्ट पूरा करना है तो हम रात 2 बजे तक जगने को तैयार हो जाते हैं। एक और सीरीज देखनी है तो सोचते हैं चलो बस 1 घंटा कम सो लेते हैं। हमें लगता है कि वीकेंड पर इसकी भरपाई कर लेंगे, लेकिन दिमाग को ऐसे धोखे में नहीं रखा जा सकता। जरा सोचिए, आपका कंप्यूटर पूरे दिन चला, आपने दर्जनों टैब खोले, फाइलें डाउनलोड की और कई प्रोग्राम चलाए। शाम होते होते वह धीमा पड़ने लगता है। आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आप उसे रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट के दौरान सिस्टम सभी पालतू प्रक्रियाओं को बंद कर देता है, अस्थायी फाइलें, टेम्परेरी फाइल्स साफ करता है और पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करता है। नींद हमारे दिमाग के लिए ठीक वैसी ही रोजाना की रीस्टार्ट है। ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, बल्कि एक बेहद सक्रिय प्रक्रिया है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग एक तरह की गहरी सफाई, जनरल क्लीनिंग करता है। खास कोशिकाएं
सेल्स छोटे सफाई कर्मियों की तरह सचमुच दिन भर जमा हुए टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थों और अन्य अवांछित पदार्थों को धोकर बाहर निकाल देती है। इसी समय जानकारी इंफॉर्मेशन की छंटाई भी होती है। जरूरी बातें लंबी अवधि की याददाश्त में चली जाती है और जो फालतू है वह कूड़ेदान में। जब हम नियमित रूप से पूरी नींद नहीं लेते तो हम अपने दिमाग को इस बेहद जरूरी रिस्टार्ट से वंचित कर देते हैं। टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं और जानकारी आपस में उलझने लगती है। नतीजा क्या होता है? सुबह आप उठते ही थके हुए महसूस करते हैं, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है और याददाश्त सबसे गलत समय पर दगा दे जाती है। ये आलस्य नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर नींद की कमी का नतीजा है। एक और चुपचाप हमला करने वाला जो हमें बिना बताए नुकसान पहुंचाता है, वह है हमारा खान-पान। हम खाने को अक्सर केवल अपनी शारीरिक बनावट के संदर्भ में देखते हैं, कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा मस्तिष्क शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा खपत करने वाला अंग है। यह हमारे कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है, जबकि इसका वजन बहुत कम होता है और इस ऊर्जा की गुणवत्ता का बहुत बड़ा महत्व है। आइए अपनी कार वाली तुलना को जारी रखें। आप अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में कभी भी सस्ता, घटिया और मिलावटी पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, है ना? आप समझते हैं कि इससे इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। तो फिर हम अपने दिमाग के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अधिक चीनी, ट्रांस वसा और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट वाले उत्पाद, यही वो खराब पेट्रोल है। ये तेजी से लेकिन कम समय के लिए ऊर्जा देते हैं, जिसके बाद अचानक थकान, सुस्ती और वही दिमाग में धुंध छा जाती है। दिमाग को भी इंजन की तरह लंबे और स्थिर काम के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले निर्माण सामग्री और साफ ईंधन की आवश्यकता होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, जटिल कार्बोहाइड्रेट, यही वो चीजें हैं जो इसे पूरी क्षमता से काम करने में मदद करती है। अपने दिमाग को फास्ट फूड खिलाना, ये जानबूझकर उसकी कार्यक्षमता को कम करने जैसा है। लेकिन उस दुश्मन के बारे में क्या, जो शायद इस वक्त आपके हाथ में ही है? ये जानकारी का एक अंतहीन सिलसिला है। मैसेजिंग एप्स से लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, न्यूज फीड्स और एक के बाद एक आते छोटे वीडियो, ये सब मिलकर वो बनाते हैं जिसे वैज्ञानिक डिजिटल नॉइज कहते हैं। हमारा दिमाग ऐसी जानकारी की लगातार बमबारी के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल नहीं है। कल्पना कीजिए, आप एकाग्र होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कमरे में एक साथ टीवी और रेडियो चल रहे हैं। कोई लगातार आपकी आस्तीन खींच रहा है और सवाल पूछ रहा है। पूरे दिन हमारा दिमाग लगभग ऐसी ही स्थिति में रहता है। हर नोटिफिकेशन, हर नई खबर की हेडलाइन एक छोटा सा भटकाव है। यह दिमाग को ध्यान बदलने पर मजबूर करता है और ऐसा हर बदलाव संज्ञानात्मक संसाधनों की खपत करता है। नतीजतन दिन के आधे हिस्से तक आते आते हम खुद को नींबू की तरह निचोड़ा हुआ महसूस करते हैं, जबकि हमने शायद कोई भारी काम किया भी नहीं होता। ये लगातार मल्टीटास्किंग हमारी गहरी एकाग्रता की क्षमता को नष्ट कर देती है। हमें जानकारी को सतही तौर पर लेने की आदत पड़ जाती है और फिर हमारे लिए किसी एक काम पर 15 मिनट से ज्यादा ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल नॉइज सिर्फ ध्यान नहीं भटकाता, बल्कि यह हमारी संज्ञानात्मक प्रणाली को सचमुच ओवरलोड कर देता है, जिससे मानसिक थकान और चिंता पैदा होती है। और एक और बात जो हाल के सालों में बेहद अहम हो गई है, वह है सामाजिक अलगाव या अकेलापन। हम इंसान गहरे सामाजिक प्राणी हैं। हजारों सालों तक हमारे पूर्वजों का अस्तित्व सीधे तौर पर समूह से जुड़ाव पर निर्भर करता था। कबीले से निकाल दिया जाना मौत की सजा के बराबर था। यह प्राचीन तंत्र आज भी हमारे दिमाग में गहरा बैठा हुआ है। अकेलापन महसूस होना दिमाग के लिए खतरे का संकेत होता है। दिमाग तुरंत हाई अलर्ट मोड में आ जाता है और आसपास लगातार खतरों को भांपता रहता है। इससे क्रोनिक तनाव पैदा होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, और इसके सभी बुरे परिणाम सामने आते हैं। दूसरों के साथ जीवंत और गुणवत्तापूर्ण संवाद सिर्फ समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं है। यह हमारे मानसिक संतुलन के लिए
एक बहुत जरूरी आवश्यकता है। किसी दोस्त से बात करते हुए, किसी करीबी को गले लगाते हुए, या यहाँ तक कि किसी सहकर्मी के साथ बस मुस्कुराते हुए भी हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन पैदा होता है, जिसे विश्वास का हार्मोन कहा जाता है। ये कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और हमें सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देता है। जब हमें ये सब नहीं मिलता, तो दिमाग को जरूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती। लंबे समय तक अलगाव से डिप्रेशन, बढ़ी हुई चिंता और यहां तक कि सोचने समझने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। हम साथ रहने के लिए ही बने हैं। अब नकारात्मक बातों को छोड़ते हैं। हमने अपने दुश्मनों की पहचान कर ली है, तो अब हथियारों की बात करते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का पहला, सबसे सुलभ और शक्तिशाली उपाय है सचेतनता, या जैसा कि आजकल फैशन में है, माइंडफुलनेस। यह क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह यहाँ और अभी होने की कला है। हमारा मन एक असल टाइम मशीन है। ये लगातार भटकता रहता है। कभी अतीत की गलतियों को चबाता है, तो कभी भविष्य की चिंता करता है, और बहुत कम ही वर्तमान क्षण में रहता है। ये लगातार मानसिक भटकाव अविश्वसनीय रूप से थका देता है। सचेतनता का अभ्यास आपके ध्यान की मांसपेशी के लिए एक प्रशिक्षण है। यह हमारे अशांत मन के लिए एक पॉज बटन की तरह है। शुरू करने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। बस कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठे और देखें कि हवा कैसे आपके फेफड़ों में आती है और बाहर जाती है। कुछ भी बदलने की कोशिश न करें, बस देखें। आपका मन भटकेगा, ये सामान्य है। विचार आते जाते रहेंगे। आपका काम यह नहीं है कि आप इसके लिए खुद को डांटें, बल्कि धीरे से बार बार अपने ध्यान को वापस सांस पर लाएं। हर बार ध्यान वापस लाने पर आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। आप उसे सिखाते हैं कि वह क्षणभंगुर विचारों और भावनाओं का गुलाम न बने, बल्कि उनका शांत दर्शक बने। यह एक सरल कौशल है जो हमारे तनाव पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देता है। हमारा अगला साथी है शारीरिक गतिविधि। कई लोग आज भी सोचते हैं कि खेल या व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों को मजबूत बनाने, वजन घटाने या एक सुंदर शरीर पाने के लिए होता है। लेकिन असल में आपकी कसरत का एक मुख्य लाभार्थी आपका मस्तिष्क है। जब आप चलते फिरते हैं, चाहे वह जॉगिंग हो, डांस हो, तैराकी हो या फिर तेज चलना ही क्यों न हो, आपके शरीर में एक तरह का रासायनिक जादू होता है। शरीर सक्रिय रूप से एंडोर्फिन का उत्पादन शुरू कर देता है। इन्हें अक्सर खुशी के हार्मोन या प्राकृतिक दर्द निवारक कहा जाता है। यही वे हैं जो एक अच्छी कसरत के बाद हल्की खुशी और आराम की वह सुखद अनुभूति देते हैं। इतना ही नहीं, शारीरिक गतिविधि अन्य महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और डोपामाइन के स्तर को भी बढ़ाती है, जो हमारे मूड, प्रेरणा और खुशी की भावना के लिए जिम्मेदार होते हैं। असल में नियमित व्यायाम एक हल्के प्राकृतिक एंटीडिप्रेसेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि मस्तिष्क में रक्त संचार को बेहतर बनाती है, और इसका मतलब है कि मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, जो सीधे तौर पर उसके कामकाज को प्रभावित करता है। याददाश्त, एकाग्रता और सोचने की गति में सुधार होता है। तो अगली बार जब आप उदास या थका हुआ महसूस करें, तो सोफे पर लेटे रहने के बजाय 20 मिनट की सैर पर निकले। इसका असर आपको हैरान कर सकता है। हमने नींद के महत्व पर पहले भी बात की है, लेकिन आइए इसे और गहराई से समझते हैं। पूरी और अच्छी नींद कोई विलासिता या आलस्य की निशानी नहीं है। यह आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए एक परम जीवन आवश्यक जरूरत है। इसे वैसे ही गंभीरता से लें जैसे आप अपने खान पान या साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। दिन के समय एक हलचल भरे महानगर की कल्पना कीजिए। गाड़ियां, लोग, शोर, हर तरफ चहल पहल। अब उसी शहर को रात के गहरे सन्नाटे में देखें। लगभग कोई हलचल नहीं होती, और सड़कों पर सफाई करने वाली मशीनें निकल आती हैं। वे डामर को धोती है, कचरा हटाती है, सड़कों की मरम्मत करती है। शहर एक नए दिन के लिए तैयार होता है। ठीक ऐसा ही कुछ आपके दिमाग के साथ होता है जब आप सोते हैं। दिन में यह विचारों, कामों और अनुभवों का एक उबलता हुआ महानगर होता है, और रात में
इसकी अपनी आंतरिक सफाई सेवा सक्रिय हो जाती है। तथाकथित ग्लाइम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो एक शक्तिशाली शॉवर की तरह मस्तिष्क के ऊतकों को धोता है, उनमें से चयापचय अपशिष्ट मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, जिसमें बीटा एमिलॉइड प्रोटीन भी शामिल है, जिसके जमाव को अल्जाइमर रोग से जोड़ा जाता है। इसके अलावा नींद में यादों का सुदृढ़ीकरण कंसोलिडेशन होता है। दिन भर मिला सारी जानकारी को संसाधित प्रोसेस किया जाता है, छांटा जाता है और आर्काइव किया जाता है। यही वजह है कि अच्छी नींद के बाद आप पिछली रात पढ़ी हुई चीजें बेहतर याद रख पाते हैं। नींद की अनदेखी करके आप सिर्फ थका हुआ महसूस नहीं करते, बल्कि आप सचमुच अपने मस्तिष्क को खुद की सफाई करने और महत्वपूर्ण डेटा को सहेजने से रोकते हैं। तो अब आइए अपने दिमाग के लिए एक खास मेनू तैयार करें। दिमाग के लिए संतुलित आहार बनाना सचमुच आसान है और इसके लिए आपको किसी महंगी या अनोखी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वो आपको अपने आसपास की दुकान पर ही मिल जाएगा। अगर आप अपनी डाइट में कुछ जरूरी चीजें शामिल करते हैं, तो आपका दिमाग आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहेगा। सबसे पहले स्वस्थ वसा, खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमारा दिमाग लगभग 60% वसा से बना है और ओमेगा 3 इसकी कोशिकाओं के लिए मुख्य निर्माण खंड है। ये कहाँ मिलेंगे? तैलीय मछली में, जैसे सैल्मन, मैकेरल या हेरिंग में, और इसके अलावा अखरोट, चिया सीड्स और अलसी में भी। दूसरे नंबर पर है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये दिमाग की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के मुख्य स्रोत हैं चमकीली बेरीज, जैसे ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और साथ ही ज्यादा कोको वाले डार्क चॉकलेट में भी। तीसरे नंबर पर हैं बी विटामिन्स, जो ऊर्जा उत्पादन और न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में, जैसे पालक और ब्रोकली में, और साथ ही अंडे और दालों में भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आपको अपनी सभी खाने की आदतों को एक ही दिन में पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। बस इन चीजों को धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करें। यहां तक कि छोटे मोटे बदलाव भी समय के साथ आपको बढ़िया नतीजे देंगे। आपको पुरानी कहावत याद है, जो इस्तेमाल नहीं होता वह कमजोर पड़ जाता है। यह बात हमारे दिमाग पर बिल्कुल सही बैठती है। इसे चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इसे लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए। और सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण है कुछ नया सीखना। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग सड़कों का एक जटिल जाल है। जब आप अपनी आदत वाली रोजमर्रा की गतिविधियां करते हैं, तो आप हर दिन उन्हीं चौड़ी बनी बनाई मुख्य सड़कों पर चलते हैं। यह आसान होता है और इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन धीरे धीरे बाकी की छोटी सड़कें झाड़ियों से भर जाती हैं और वीरान होने लगती हैं। जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, चाहे वह कोई विदेशी भाषा हो, गिटार बजाना हो, प्रोग्रामिंग हो या सिर्फ एक मुश्किल पहेली जोड़ना हो, तो आप अपने दिमाग को नई सड़कें बनाने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें सचमुच नए न्यूरोनल संबंध बनते हैं। जितने ज्यादा ऐसे संबंध होंगे, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा लचीला, अनुकूलनीय और उम्र से संबंधित परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधी बनता है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सीखना दिमाग के लिए एक तरह का फिटनेस है। यह न केवल याददाश्त और ध्यान जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह बहुत खुशी भी देता है और आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है। कभी भी देर नहीं होती है एक नई अनजानी दिशा चुनने और अपने दिमाग में नए रास्ते बनाना शुरू करने के लिए। आइए रिश्तों और बातचीत के महत्व पर फिर से बात करें। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, सामाजिक संबंध सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की एक मूलभूत जरूरत है और इन्हें बनाए रखना एक सक्रिय प्रयास है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए गहरे फायदे लेकर आता है। आज की दुनिया में डिजिटल संचार के जाल में फंसना बहुत आसान है। हमें लगता है कि हम सबसे जुड़े हुए हैं। हम लाइक करते हैं, तस्वीरों पर टिप्पणी करते हैं
और चैट में बात करते हैं, लेकिन यह सिर्फ नजदीकी का एक भ्रम है। सोशल मीडिया पर एक लाइक कभी भी आमने सामने की बातचीत, गर्मजोशी भरे हाथ मिलाने या सच्ची गले मिलने की जगह नहीं ले सकता। हमारा मस्तिष्क विकास के क्रम में गैर मौखिक संकेतों को पढ़ने के लिए बना है, जैसे चेहरे के हाव भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और शारीरिक भाषा। यही असली जुड़ाव और विश्वास पैदा करता है। इसीलिए वास्तविक बातचीत के लिए समय निकालना इतना जरूरी है। टेक्स्ट मैसेज भेजने की बजाय दोस्त को फोन करें। मैसेंजर पर चैट करने की बजाय अपनों से कैफे में मिले। दिल से दिल की बात करें, जिसमें आप एक दूसरे की आंखों में देखकर अपनी भावनाएं साझा कर सकें। कभी कभी यह उदासी या निराशा का सबसे अच्छा इलाज हो सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो हमें समझता और सहारा देता है, तो तनाव का स्तर कम होता है और समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती। खुद में न सिमटें, पहल करें। कभी कभी एक सच्ची बातचीत आपका पूरा दिन या शायद हफ्ता भी बदल सकती है। क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिसमें आप समय का भान भूल जाते हैं? कुछ ऐसा जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं और जो आपको सच्ची दिली खुशी देता है? अगर हाँ, तो आप पहले से ही मानसिक संतुलन बनाए रखने के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक का उपयोग कर रहे हैं। अगर नहीं, तो इसे खोजने का यही सही समय है। हम यहाँ शौक या हॉबी की बात कर रहे हैं। यहाँ परिणाम मायने नहीं रखता, बल्कि प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। चित्रकला, मूर्तिकला, बुनाई, संगीत वाद्य यंत्र बजाना, बागवानी, खाना बनाना, कुछ भी हो सकता है। रचनात्मकता अपने किसी भी रूप में दिमाग को विश्लेषण और समस्या समाधान मोड से रचना और खेल मोड में बदलने का एक शानदार तरीका है। जब आप अपने पसंदीदा काम में लगे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क तथा कथित प्रवाह की स्थिति फ्लो स्टेट में चला जाता है। यह पूर्ण एकाग्रता का क्षण होता है, जब आप अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं करते। अतीत और भविष्य की चिंताएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपके सभी संज्ञानात्मक संसाधन वर्तमान कार्य पर केंद्रित होते हैं। यह एक तरह की सक्रिय ध्यान प्रक्रिया है। इसके अलावा शौक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुरक्षित और स्वस्थ तरीका है। कभी कभी जो बातें शब्दों में कहना मुश्किल होता है, उन्हें चित्रकला, संगीत या मूर्तिकला के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। ये संचित तनाव को बाहर निकालने का मौका देता है और आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। वह खोजें जो आपको सचमुच प्रेरित करती है और उसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। यह समय की बर्बादी नहीं, बल्कि आपके मानसिक कल्याण में एक मूल्यवान निवेश है। अगला महत्वपूर्ण कौशल जो हमें सीखना चाहिए, वह है ना कहना। हम में से कई लोगों के लिए यह बेहद मुश्किल होता है। हमें डर लगता है कि कहीं हम किसी को नाराज न कर दें, स्वार्थी न लगे या रिश्ते खराब न कर लें। हमारे लिए किसी असुविधाजनक अनुरोध को मान लेना, अतिरिक्त काम अपने ऊपर ले लेना या ऐसी मीटिंग में चले जाना जहां जाने का मन न हो, ये सब आसान होता है, सिर्फ इसलिए ताकि संभावित टकराव से बचा जा सके। लेकिन हर बार जब हम हाँ कहते हैं, जबकि अंदर से ना कहना चाहते हैं, तो हम खुद को धोखा देते हैं। हम दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारे भावनात्मक संसाधन, ये सब असीमित नहीं है। यह एक बैंक खाते की तरह है। अगर आप अपने संसाधन लगातार हर किसी को देते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका खाता खाली हो जाएगा। अपनी व्यक्तिगत सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण और आत्म देखभाल का कार्य है। यह स्पष्ट रूप से समझना है कि आप अपनी ऊर्जा किस पर खर्च करने को तैयार है और किस पर नहीं। जब आप विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना करना सीखते हैं, तो आप दूसरों को और खुद को भी यह संकेत देते हैं, मेरे संसाधन मूल्यवान हैं और मैं उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करता हूं। ये आपको भारी मात्रा में ऊर्जा से मुक्त करता है, जिसे आप पहले उन चीजों पर खर्च करते थे जिनकी आपको जरूरत नहीं थी या जो आपको अप्रिय लगती थी। और इस ऊर्जा को आप उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। ना कहना सीखना
आत्मसम्मान का प्रमाण है। आइए बात करते हैं एक ऐसे उपकरण की जो हमारी दुनिया में दिन ब दिन ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। वो है डिजिटल डिटॉक्स। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि नोटिफिकेशन का लगातार प्रवाह हमारे दिमाग को कैसे ओवरलोड कर देता है। तो अब क्या करें? जवाब आसान है। जानबूझकर अपने लिए डिटॉक्स दिन या कम से कम डिटॉक्स घंटे निर्धारित करना। कल्पना कीजिए, अगर आप पूरे दिन सिर्फ मीठा और फास्ट फूड खाते रहे, शाम तक आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। डिजिटल जानकारी भी दिमाग के लिए वैसा ही भोजन है और इसे भी सीमित मात्रा में और सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी छोड़ दें और जंगल में जाकर रहने लगे। यह गैजेट्स से कुछ समय के लिए जानबूझकर दूर रहने का एक अभ्यास है। इसकी शुरुआत आप छोटे कदमों से कर सकते हैं, जैसे यह नियम बनाना कि खाने की मेज पर कोई फोन नहीं, या सोने से पहले 1 घंटा शांति का, जब आप सभी डिवाइस अलग रख देते हैं और कोई किताब पढ़ते हैं या सिर्फ अपनों से बातचीत करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इसका कितना जबरदस्त असर हो सकता है। रोजाना सिर्फ 1 घंटा गैजेट्स के बिना कमाल कर सकता है। आपकी एकाग्रता की क्षमता फिर से बढ़ने लगेगी। मन की बेचैनी कम हो जाएगी क्योंकि आप लगातार किसी सिग्नल या मैसेज का इंतजार करना छोड़ देंगे। आप अपने आसपास की दुनिया को फिर से नोटिस करने लगेंगे। यह एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका है अपने दिमाग को दिन भर में आराम देने और उसे ताजा करने का। और यह रहा एक और सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अभ्यास जिसमें दिन में बस 5 मिनट लगते हैं। यह है आभार डायरी लिखना। शायद थोड़ा मासूमियत भरा लगे, है ना? लेकिन इस सादगी के पीछे एक गंभीर वैज्ञानिक प्रक्रिया छिपी है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करती है। असल में हमारा दिमाग विकास के क्रम में खतरों और समस्याओं को ढूंढने के लिए ही बना है। इसी वजह से हमारे पूर्वज जीवित रह पाते थे। इस प्रक्रिया को नकारात्मक पूर्वाग्रह, नेगेटिव बायस कहते हैं। यही कारण है कि हम बुरी चीजों पर इतनी आसानी से अटक जाते हैं, जैसे अपनी आलोचना में कही गई एक बात पर, किसी एक असफलता पर या किसी चिंताजनक खबर पर। वहीं सकारात्मक पलों को हम अक्सर स्वाभाविक मान लेते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। आभार डायरी लिखना हमारे दिमाग के ध्यान को जानबूझकर बदलने का एक तरीका है। हर शाम सोने से ठीक पहले बस अपनी डायरी या नोटबुक उठाइए और 3 से 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप उस दिन आभारी महसूस करते हैं। जरूरी नहीं कि ये कुछ बहुत बड़ा या खास हो। सुबह की एक कप स्वादिष्ट कॉफी, दीवार पर पड़ती सूरज की किरण, सहकर्मी के साथ हुई एक अच्छी बातचीत, किसी अजनबी की मुस्कान। इस आसान अभ्यास को नियमित रूप से करने से आप अपने दिमाग को अच्छी चीजों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। आप उसे रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा न करना सिखाते हैं। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और आप दुनिया को थोड़े अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। ये समस्याओं को जड़ से खत्म नहीं करता, लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखने और नकारात्मकता में पूरी तरह डूबने से बचाने में मदद करता है। लेकिन क्या करें जब आपने ये सारी सलाह आजमा ली हो, फिर भी कुछ बेहतर ना लगे? अगर उदासीनता, उदासी या लगातार चिंता का एहसास हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक पीछा न छोड़े, ऐसे में अपनी मानसिक सेहत द्वारा दिए जा रहे चेतावनी भरे संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है। ये शारीरिक दर्द जैसा ही है। अगर आपको हल्का सिर दर्द हो तो आप एक गोली ले सकते हैं, लेकिन अगर दर्द तेज हो और कई दिनों तक न जाए तो आप उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे, है ना? आप समझेंगे कि यह किसी गंभीर बात का संकेत है और डॉक्टर के पास जाएंगे। मानसिक स्थिति के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये कौन से संकेत हो सकते हैं? भूख या नींद के पैटर्न में अचानक बदलाव, या तो आपको बिल्कुल नींद न आए या आप हर समय सोते रहे। जिन चीजों में पहले खुशी मिलती थी उनमें रुचि खो देना। आराम करने के बाद भी लगातार थकान महसूस करना। एकाग्रता में कठिनाई जो काम या पढ़ाई में बाधा डालती हो। निराशा और खुद को बेकार समझने की भावना। अगर आपको या आपके किसी करीबी को लंबे समय तक ऐसे लक्षण दिखते हैं
तो यह सिर्फ खराब मूड नहीं है, यह पेशेवर मदद लेने का एक ठोस कारण है। इसे स्वीकार करना ठीक होने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम पेशेवर मदद की बात करते हैं, तो हमारे सामने तुरंत एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। यह रुकावट है डर। हमें डर लगता है कि लोग हमें गलत समझेंगे, हमें कमजोर या पागल कहेंगे। दुर्भाग्य से हमारे समाज में इस बारे में अभी भी कई रूढ़िवादी धारणाएं मौजूद हैं। आइए एक आसान सा उदाहरण देखें। अगर आपकी टांग टूट जाती है, तो क्या आप ये सोचकर कि खुद को संभालो या हिम्मत रखो, दर्द सहते हुए चलते रहेंगे? आपको हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाकर प्लास्टर लगवाने में शर्म नहीं आएगी। आप समझते हैं कि यह सामान्य और ठीक होने के लिए जरूरी है। तो फिर जब हमारी मानसिक सेहत बिगड़ती है, तो हम अलग तरह से क्यों बर्ताव करते हैं? हम उस विशेषज्ञ के पास जाने में शर्म क्यों महसूस करते हैं, जो इसे ठीक करना जानता है? मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाना उतना ही सामान्य और समझदारी भरा कदम है, जितना दांत दर्द होने पर दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट के पास जाना या दिल की समस्या होने पर हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना। मदद मांगना कमजोरी की निशानी नहीं है। इसके विपरीत यह असीम शक्ति और जिम्मेदारी का प्रदर्शन है। यह उस शक्ति का प्रतीक है कि आप अपनी समस्या को पहचानते हैं और अपनी भलाई के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। यह एक साहसिक कदम है उस व्यक्ति का, जो खुद को समझना चाहता है और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। अब समय आ गया है कि इन पुरानी और दकियानूसी धारणाओं को अतीत में छोड़ दें। ठीक है, हमने किसी विशेषज्ञ से मदद लेने का फैसला किया है, लेकिन आखिर वहां होता क्या है? किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से मिलने पर हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? बहुत से लोग पुरानी फिल्मों की तरह एक काउच और एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं, जो उनकी बचपन की ट्रॉमास को कुरेदेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान इससे कहीं ज्यादा विविध तरीके और उपकरण प्रदान करता है। विशेषज्ञ का मुख्य काम आपको खुद ये समझने में मदद करना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। वह ये करो और ये मत करो जैसी बनी बनाई सलाह नहीं देता। वह एक मार्गदर्शक या नेविगेटर की भूमिका निभाता है। आप अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं और वह बगल में बैठकर नक्शे के साथ आपको सही रास्ता खोजने में मदद करता है। उन मोड़ों और चौराहों को उजागर करता है जिन्हें आप खुद नहीं देख पाते। मनोवैज्ञानिक आपको अपनी सोच के पैटर्न, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार के तरीकों को बाहर से देखने में मदद करता है। वह सही सवाल पूछता है जो आपको अपनी स्थितियों के कारणों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। आप ऐसे ही क्यों प्रतिक्रिया करते हैं? कौन सा विचार आपकी चिंता को ट्रिगर करता है? आपके गुस्से के पीछे असल में क्या है? साथ मिलकर आप सिर्फ दर्द निवारक नहीं, बल्कि समस्या की जड़ खोजते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषज्ञ आपको ऐसे ठोस व्यावहारिक उपकरण देता है जिनका उपयोग आप थेरेपी खत्म होने के बाद भी खुद कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपनी गाड़ी खुद ठीक करना सीख जाएं, बजाय इसके कि हर छोटी सी बात पर सर्विस सेंटर जाए। विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय और प्रभावी तरीकों में से एक को संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या संक्षेप में सीबीटी कहा जाता है। सुनने में यह थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन असल में इसका सिद्धांत बहुत सरल और तार्किक है। यह इस विचार पर आधारित है कि हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार खुद घटनाओं से नहीं, बल्कि इस बात से तय होते हैं कि हम उन घटनाओं को कैसे देखते या समझते हैं। एक स्थिति की कल्पना कीजिए। आपके दोस्त ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया। पहली सोच जो आपके दिमाग में आ सकती है, वह मुझसे नाराज हो गया है, उसे अब मेरी कोई परवाह नहीं है। ये सोच कैसी भावनाएं पैदा करेगी? संभवतः दुख, गुस्सा और बेचैनी। और आपका व्यवहार कैसा होगा? आप सारा दिन परेशान रहेंगे, अपनी चैट बार बार पढ़ेंगे, शायद माफी मांगते हुए एक और संदेश भेज देंगे। अब इसी घटना को लेकर एक दूसरा विचार सोचिए। हो सकता है वह बस व्यस्त हो या उसने अपना फोन ना देखा हो। भावना क्या होगी? शांति।
आपका व्यवहार कैसा होगा? आप बस फोन एक तरफ रख देंगे और अपने दूसरे काम करेंगे। घटना एक ही है, दोस्त ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपकी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। सीबीटी हमें इन्हीं स्वचालित नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन पर नजर रखने का तरीका सिखाती है। ये विचार एक वायरस की तरह हमारे दिमाग में शुरू होते हैं और हमारी जिंदगी को परेशान करते हैं। यह हमें उन पर सवाल उठाने, उनकी वास्तविकता जांचने और जरूरत पड़ने पर उन्हें ज्यादा सकारात्मक और सही विचारों से बदलने में मदद करती है। ये आपके सोचने के तरीके के लिए एक एंटीवायरस लगाने जैसा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सिर्फ बातचीत और कुछ अभ्यास ही काफी नहीं होते, और तब कोई विशेषज्ञ दवाइयों की मदद लेने की सलाह दे सकता है। और ठीक यहीं पर कई लोगों में असली घबराहट शुरू हो जाती है। मुझे गोलियों का आदी बनाया जाएगा, मैं एक बेजान सब्जी बन जाऊंगा, ये तो केमिकल है, ये हानिकारक है। आइए इन डरों को समझते हैं। जरा एक डायबिटीज के मरीज के बारे में सोचिए। उसे इंसुलिन की कमी होती है और एक सामान्य जीवन जीने के लिए उसे बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। कोई उससे यह तो नहीं कहता कि बस हिम्मत करो और अपने आप इंसुलिन बनाना शुरू कर दो। हम समझते हैं कि यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जिस पर इच्छा शक्ति से प्रभाव नहीं डाला जा सकता। कुछ मानसिक स्थितियों में, जैसे कि क्लिनिकल डिप्रेशन, गंभीर अवसाद या तीव्र चिंता विकार में, दिमाग में भी ऐसी ही गड़बड़ी होती है। न्यूरोट्रांसमीटरों, वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे मूड के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे सेरोटोनिन या डोपामाइन, का उत्पादन और संचार बाधित हो जाता है। आधुनिक एंटीडिप्रेसेंट और अन्य दवाएं इसी नाजुक रासायनिक संतुलन को बहाल करने में मदद करती है। ये न तो खुशी की गोलियां है और न ही नशीले पदार्थ। ये ऐसी दवाइयां हैं जो टूटी हुई हड्डी पर लगे प्लास्टर की तरह ठीक होने के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। वे आपकी मानसिक स्थिति को आवश्यक सहारा देती हैं, सबसे तीव्र लक्षणों को कम करती है, ताकि आपके पास थेरेपी में खुद पर काम करने की शक्ति आए। और निश्चित रूप से इन दवाओं को केवल एक योग्य मनोचिकित्सक ही निर्धारित कर सकते हैं और इनके सेवन की निगरानी कर सकते हैं। इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ विज्ञान है। अब आइए बात करते हैं कुछ वाकई अविश्वसनीय चीज के बारे में, हमारे दिमाग की एक असली महाशक्ति के बारे में। लंबे समय तक यह माना जाता था कि एक वयस्क का मस्तिष्क एक स्थिर संरचना है, कि सभी न्यूरल कनेक्शन बचपन में ही बन जाते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं बदला जा सकता, यानी आप जैसा विकसित हुए वैसे ही रहेंगे। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस मिथक को पूरी तरह से खंडित कर दिया है। हमारा मस्तिष्क एक अद्भुत गुण रखता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि यह हमारे पूरे जीवन काल में शारीरिक रूप से बदलने और खुद को पुनर्गठित करने में सक्षम है। यह नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है, पुराने को मजबूत कर सकता है और उन कनेक्शनों को कमजोर भी कर सकता है जिनका अब उपयोग नहीं होता। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, कोई नया कौशल हासिल करते हैं या यहां तक कि अपनी कोई आदत बदलते हैं, तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क की संरचना को बदल रहे होते हैं। जंगल में एक पगडंडी की कल्पना कीजिए। अगर आप उस पर रोज चलते हैं तो वह चौड़ी और स्पष्ट हो जाती है। अगर उस पर चलना बंद कर दे तो समय के साथ वह घास फूस से ढक जाती है। ठीक ऐसा ही आपके दिमाग के न्यूरल रास्तों के साथ भी होता है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये साबित करता है कि हम अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच के पैटर्नों के बंधक नहीं हैं। हम उन्हें बदल सकते हैं। माइंडफुलनेस, जागरूकता का अभ्यास करके, तनाव के प्रति नई प्रतिक्रियाएं सीखकर, हम अपने मस्तिष्क में नए ज्यादा स्वस्थ रास्ते बनाते हैं और समय के साथ वे हमारे नए स्वचालित मार्ग बन जाते हैं। आपका मस्तिष्क कोई जमा हुआ पत्थर नहीं है, बल्कि आपके हाथों में एक जीवित, बदलती हुई मिट्टी यानी प्लास्टिसिन है। क्या आप मन और शरीर के गहरे जुड़ाव से जुड़े एक और हैरत अंगेज तथ्य के लिए तैयार हैं? चलिए बात करते हैं आंत मस्तिष्क अक्ष, गट ब्रेन एक्सिस की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना।
आपके पाचन तंत्र की स्थिति सीधे तौर पर आपके मूड, भावनाओं और यहां तक कि सोचने समझने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी के सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हमारी आंत में सूक्ष्म जीवों का एक पूरा ब्रह्मांड रहता है, खरबों बैक्टीरिया। इस दुनिया को माइक्रोबायोटा कहते हैं और लंबे समय तक यह माना जाता था कि उनका एकमात्र काम भोजन पचाने में हमारी मदद करना है। लेकिन पता चला कि बात कहीं ज्यादा जटिल है। आंत और मस्तिष्क लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। वे वेगस तंत्रिका, वेगस नर्व, हार्मोनों और प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। इससे भी बढ़कर हमारे शरीर के कुल सेरोटोनिन का लगभग 50% हिस्सा, वही खुशनुमा मूड वाला हार्मोन, आंत में ही बनता है और इसे वही बैक्टीरिया पैदा करते हैं। जब माइक्रोबायोटा का संतुलन बिगड़ जाता है, उदाहरण के लिए तनाव, गलत खान-पान या एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से, तो सेरोटोनिन का उत्पादन कम हो सकता है। और इसका नतीजा क्या होता है? उदास मन, बढ़ती चिंता और एकाग्रता में कमी। कभी-कभी आपकी बिना वजह की उदासी या चिड़चिड़ापन का कारण आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपकी आंत में छिपा हो सकता है। यह एक बार फिर साबित करता है कि हमारे शरीर में हर चीज कितनी गहराई से जुड़ी हुई है और इसलिए इसकी देखभाल समग्र रूप से करना कितना जरूरी है। आइए एक पल के लिए भविष्य में झांकते हैं। जो कल तक विज्ञान कथा लगता था, आज मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हकीकत बन रहा है। तकनीक अविश्वसनीय गति से विकसित हो रही है और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल नए अवसर खोल रही है। उदाहरण के लिए वर्चुअल रियलिटी, वीआर थेरेपी। कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति की जिसे हवाई जहाज में उड़ने से बहुत घबराहट होती है। पहले इस डर पर काबू पाने के लिए उसे असल में हवाई जहाज में बैठना पड़ता था। अब थेरेपिस्ट के क्लिनिक से बाहर निकले बिना उड़ान का बिल्कुल यथार्थवादी सिमुलेशन बनाया जा सकता है। एक सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में व्यक्ति धीरे धीरे उस डरावनी स्थिति का आदी हो सकता है और कदम दर कदम अपने डर पर काबू पा सकता है। वीआर का उपयोग पहले से ही फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी और चिंता के इलाज के लिए सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की। अभी से एआई आधारित ऐसे ऐप मौजूद हैं जो आपकी बोली, आपके लिखे गए टेक्स्ट या फिर आपके चेहरे के हाव भाव का विश्लेषण कर सकते हैं ताकि डिप्रेशन के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सके। स्मार्ट चैटबॉट बनाए जा रहे हैं जो दिन के किसी भी समय पहली मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। और यह तो बस शुरुआत है। भविष्य में तकनीकें किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की जगह नहीं लेंगी, बल्कि उनके हाथों में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाएंगी जो मदद को ज्यादा सुलभ और व्यक्तिगत बनाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हुए एक और बेहद जरूरी हुनर है जिसका जिक्र करना अहम है। वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। शायद आपने यह शब्द पहले भी सुना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें सही ढंग से संभालने की क्षमता है। आइए ईमानदारी से बात करें। हम में से ज्यादातर को बचपन में भावनाओं से निपटना सिखाया ही नहीं गया। हमें कहा जाता था, रो मत, गुस्सा मत करो, लड़के डरते नहीं। हमें मानो यही सिखाया गया कि अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करें या दबा दें, ये मानकर कि वे कुछ गलत या बुरी चीज है। नतीजा ये होता है कि बड़े होकर हम अक्सर समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। हमें गुस्सा आता है, पर हम उसकी वजह नहीं जानते। चिंता महसूस करते हैं, लेकिन यह नहीं समझा पाते कि क्यों। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना मानो अपने ही शरीर और मन के रिमोट कंट्रोल की एक गाइड हासिल करने जैसा है। पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें नाम देना सीखना। सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहने के बजाय ये कहना कि मैं उदास हूं, मैं चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूं, मैं निराश हूं। सिर्फ नाम देने भर से ही उस भावना की तीव्रता कम हो जाती है। दूसरा कदम है ये समझना कि यह भावना आपको क्या संकेत दे रही है। जैसे गुस्सा इस बात का संकेत हो सकता है
कि आपकी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। डर किसी संभावित खतरे की ओर इशारा कर सकता है और उदासी किसी महत्वपूर्ण चीज के खो जाने का एहसास कराती है। जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, तो आप उन पर जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर प्रतिक्रिया दे पाते हैं। यह स्वस्थ रिश्तों की बुनियाद है, न केवल दूसरों के साथ, बल्कि सबसे जरूरी अपने खुद के साथ। और इसी के साथ हम मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य की दुनिया में अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने मस्तिष्क की बायोकेमिस्ट्री से लेकर टेक्नोलॉजी के प्रभावों तक कई पहलुओं को गहराई से समझा है। अब समय है कि इन सभी सीखों को एक सूत्र में पिरोकर एक अहम निष्कर्ष निकाले। अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखना कोई स्प्रिंट रेस नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और फिर भूल गए। ये सोचना गलत होगा कि एक हफ्ता सही खाने और 8 घंटे सोने से पूरे साल की मानसिक शक्ति जमा हो जाएगी। यह जिंदगी भर चलने वाली मैराथन है। यह एक निरंतर दैनिक प्रक्रिया है, जिसमें कई छोटे, कभी कभी तो लगभग अनदेखे कदम शामिल होते हैं। आज आपने बस से जाने के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। कल आप आधे घंटे पहले सो गए। परसों आपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय एक दोस्त को फोन मिलाया। आपका हर ऐसा छोटा चुनाव आपके स्वास्थ्य की नींव में रखी गई एक ईंट है। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये आपको बर्नआउट और निराशा की ओर ले जाएगा। किसी एक चीज से शुरुआत करें जो आपको अभी सबसे आसान और सबसे व्यवहार्य लगती है। जब यह आपकी आदत बन जाए, तो कुछ और शामिल करें। याद रखिए, 1000 मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है और यह सफर तय करने लायक है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हम अक्सर स्वास्थ्य को ऐसे देखते हैं जैसे यह या तो हमारे पास है या नहीं, लेकिन असल में मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य कोई होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह बिल्कुल एक बाग की देखभाल करने जैसा है। आप एक बार फूल लगाकर उन्हें भूल नहीं सकते। उन्हें नियमित रूप से पानी देना होता है, खाद डालनी होती है और खरपतवार से बचाना होता है। हमारे दिमाग के साथ भी ठीक ऐसा ही है। कोई ऐसी जादुई गोली नहीं है जो आपको एक बार में हमेशा के लिए खुश और केंद्रित कर दे। लेकिन कुछ ऐसे उपकरण हैं, जैसे अच्छी नींद, सही खान-पान, शारीरिक गतिविधि, सामाजिक जुड़ाव और सचेतनता, जिनका इस्तेमाल आप हर दिन कर सकते हैं। जो मुख्य बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो यह है, आपके मस्तिष्क की स्थिति पर आपका आपकी सोच से कहीं ज्यादा नियंत्रण है। इसे किसी बंद बक्से की तरह देखना बंद करें। इसे अपना सबसे बड़ा साथी समझना शुरू करें, जिसे आपकी देखभाल की जरूरत है। और सबसे अहम कदम यह पहचानना है कि जब आपको मदद की जरूरत हो, तो उसे मांगना सामान्य और सही है। यह स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में सबसे साहसिक कदम है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए वीडियो न छोड़ें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस वीडियो में बताए गए कौन से सुझाव आप पहले से ही अपनी जिंदगी में अपनाते हैं या आजमाना चाहेंगे? इस बारे में कमेंट्स में बताएं। आइए इस पर बात करते हैं।